ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजनीतिक दलों की मान्यता और पंजीकरण के संबंध में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मापदंड पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और केवी प्रसाद तथा आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते सोमवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से जुड़ी एक नई सूची जारी की है। इस सूची में राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मान्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस सूची में गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के दर्जे में एक बड़ा परिवर्तन है। जैसे कई नई राजनीतिक पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा नई सूची के मुताबिक समाप्त कर दिया गया है, जबकि कुछ राजनीतिक दलों का नाम अब राष्ट्रीय सूची में दर्ज है। इसी तरह से राज्यों के स्तर पर भी राजनीतिक दलों की सूची में बदलाव है। तो आज हम कार्यक्रम में इसी चर्चा को लाए हैं कि राष्ट्रीय या राज्य या क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दल जो उनको मान्यता मिलती है उनका आधार क्या होता है, साथ ही राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दलों में भारतीय लोकतंत्र में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। इन सभी बातों की जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है और निश्चित रूप से इसके पीछे जो पूरी प्रक्रिया है और जो निर्देश हैं निर्वाचन आयोग के, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार केवी प्रसाद। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। जी, तो मिस्टर टंडन, चर्चा की शुरुआत हम आप ही से करते हैं। सबसे पहले हम जो ये सूची आई है इसके बारे में विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे, इसका महत्व क्या है? देखिए, सूची का महत्व ये है कि क्योंकि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, तो यहाँ पर जो चुनाव है वो ही तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। और उसके लिए जो हमारा निर्वाचन आयोग बना है ये एक संवैधानिक संस्था है और ये संस्था चुनाव आयोग ही निर्वाचन आयोग है और यही चुनाव करवाता है जी। तो स्वाभाविक है कि इसके लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक कानून है जिसके तहत ये सारी प्रक्रिया होती है और चुनाव आयोग भी, निर्वाचन आयोग भी उसी के तहत बना हुआ है। अब ये समय समय पर ये प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के ऊपर ये जिम्मेवारी आती है कि वो अपना चुनाव जो है वो किस सिंबल के तहत लड़ें, अपना उनका जो कार्यक्रम है वो घोषित करें, अपने उम्मीदवार घोषित करें, उनको क्या चुनाव चिन्ह मिले। ये सब प्रक्रिया जो है ये सारी चुनाव आयोग के अधीन होती है, निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। और उसी कड़ी में फिर किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा मिले, कौन से राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले, इसके लिए एक नियम बनाए गए हैं। और उस नियम के तहत ही जो आप कह रहे हैं अभी नई एक घोषणा हुई है वो उसी नियम के तहत हुई है। और आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक नए राजनीतिक दल को राष्ट्रीय मान्यता मिली है जी। और दो ऐसे दल जिनकी मान्यता रद्द हो गई है जी। तो मैं इसमें सबसे पहली कड़ी में एक बात आपको विशेष जो मुझे इसमें लग रही है कि भारत में साम्यवादी दल जो हैं वो स्वतंत्रता से पहले से इस देश में राजनीतिक दल पर के तौर पर काम करते थे और उसमें उनका सबसे पहला नाम था साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और उसके बाद उसी में से ही कई और साम्यवादी दल निकले, जैसे जिसको आजकल हम सीपीएम कहते हैं, सीपीएमएल कहते हैं। तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जो हमारे श्रोताओं को जानने की आवश्यकता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो इतने लंबे अरसे से भारत की राजनीतिक पटल पर रही, कई सरकारों में शामिल हुई, केंद्र की सरकारों में जब यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी उसमें उसके गृह मंत्री थे, तो ऐसे दल की राष्ट्रीय मान्यता रद्द हो गई है। जी जी जी। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है और इसलिए मैंने कहा कि मैं बात सीपीआई से शुरू कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करें, विस्तार से हम चर्चा बाद में करेंगे, दो और दलों की राष्ट्रीय मान्यता रद्द हुई, वो है तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस। देखिए, किसी भी क्षेत्रीय दल को अगर एक राष्ट्रीय दल बनना है पहले तो उसको अपना नाम बदलना पड़ता है। इसलिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
और तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने आप को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहा। जी जी। इसी कड़ी में हमने देखा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, अभी रिसेंटली हमने देखा कि तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी ने भी, दल ने भी अपने आप को राष्ट्रीय दल कहा जी, ताकि उनको मान्यता की ओर वो आगे बढ़ सके। अब सवाल ये उठता है कि जिनकी मान्यता रद्द हुई या जिनको मान्यता मिली, वो हम अगर दूसरे राउंड में बात करें तो हम अच्छी तरह से इस पर विचार कर सकेंगे। लेकिन जो नियम है उस नियम के तहत छोटी सी बात कहकर मैं फिर प्रसाद को चाहूंगा उसको विस्तार से बात करें कि कोई भी दल अगर 4 राज्यों में चुनाव लड़ता है और उसमें उनको जो है 2% उनको जो है मान्यता मिलती है राष्ट्र क्षेत्रीय दल के तौर पर, यानी 4 राज्यों में चुनाव लड़के या 4 से ज्यादा चुनाव राज्य लड़कर अगर वो क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है या फिर उनके 2% लोकसभा में सीट हो। अब आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, दिल्ली के बाद पंजाब में चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, उन्होंने इस तरह से हमने देखा एक एक करते हुए अलग अलग राज्यों में चुनाव, गुजरात में चुनाव लड़ा और 4 राज्यों में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लिया। जी। जब आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला तो वो ऑटोमेटिकली एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, जिसकी घोषणा अभी चुनाव आयोग ने की। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने भी कई राज्यों में चुनाव लड़ा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तो कई राज्यों में चुनाव कई सालों से लड़ रही है, लेकिन इनको 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा हासिल नहीं हो पाया, यानी उसकी वो मान्यता की चली गई, इसलिए उनका राष्ट्रीय दल का दर्जा भी चला गया। बिल्कुल। तो इसको अब हम आगे विस्तार से बात करें। मैं चाहूंगा अब अगला प्रश्न अगर प्रसाद से पूछेंगे तो हम चर्चा को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। जी। मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर टंडन ने अभी जिक्र किया, राष्ट्रीय पार्टियों की नई सूची हमारे सामने है। अब हमारे पास 6 राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसमें हम जैसा कि जिक्र किया मिस्टर टंडन ने आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन साथ में यहां नेशनल पीपल्स पार्टी को भी मैं लाना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम इस सूची से पहले के परिदृश्य को देखें तो हमारे साथ नेशनल पीपल पार्टी सहित 8 राजनीतिक दल थे, लेकिन क्योंकि वो निर्वाचन आयोग के क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरते थे जैसा कि तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई, तो उनकी मान्यता रद्द हुई। ऐसे में अब हमारे पास कुल मिलाकर 6 दल हैं। तो ये पूरा जो परिदृश्य बना है, इसको आप भारत के लोकतंत्र के लिहाज से कैसे परखेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, सीधा सीधा ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र कितना जीवित है। तमाम सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं अलग अलग राज्यों में जाकर। कुछ पार्टियां जिसको क्षेत्रीय दल का दर्जा होता है, कुछ पार्टियां जिनको क्षेत्रीय दल भी नहीं, नई पार्टियां होती हैं, उभरती होती है, वो अपने आप का अपना वर्चस्व बढ़ाती है, चुनाव पे दिखाती है, प्रदर्शित करती है। और जैसे टंडन साहब ने कहा कि अगर राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से पहले एक तो स्पष्ट ये होना चाहिए कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया लगातार और निरंतर चलती रहती है चुनावों के बाद, वोट शेयर के आधार पर, जो कि उनके मापदंड है। जैसे राष्ट्रीय पार्टी के लिए टंडन साहब ने भी कहा 6% वोट शेयर पिछले, अगर आप चाहेंगे कि भाई आप राज्य पार्टी में देखें कि उसको नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे हो, तो 4 राज्यों में 4 सीटें होनी चाहिए लोकसभा में, 6% सीटें, या 2% लोकसभा की सीटें पिछले चुनाव में, और कम से कम 4 राज्यों से आपके सीट होनी चाहिए। तो इस तरह के 2 मापदंड है। और उसी तरह अगर राज्य पार्टी का देखें, उसके मापदंड अलग है, शायद 4-5 है, उसमें भी 6% वोट है और कम से कम 2 असेंबली में चुनाव जीतने चाहिए। अब जहां तक आपने एनपीपी का जिक्र किया, हम सब जानते हैं एनपीपी की सरकार चल रही थी नागालैंड में और वहां पे उन्होंने कोशिश की, और इसी तरह तो ये जहां जहां राज्यों में कोशिश है, और ये तमाम सारी पार्टियां कई सालों से ये प्रयास लगती है कि अलग राज्यों में जाके वो कोशिश करती है चुनाव लड़ें, सीट भले ना जीते, वोट प्रतिशत बढ़े, ताकि उनको, अगर वो स्थानीय पार्टी है या राज्य की पार्टी है, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। चूंकि उसकी सहूलतें, उनकी जो फैसिलिटीज मिलती हैं, सबसे बड़ा फैसिलिटी है जिसे कहते हैं उनका चुनाव चिन्ह। अगर आप घोषित किए जाते हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी है, तो अगले चुनाव में जब आप
अपने उम्मीदवार उठाएंगे तो पूरे जहां जहां वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे उस उम्मीदवार को वो पार्टी का चुनाव चिन्ह ही मिलेगा। वरना क्या है कि एक राज्य पार्टी, और मैं अगर आपके पास 1 मिनट का वक्त इस पे लेऊंगा, बड़ा दिलचस्प बात हुई चुनाव के संदर्भ में और चुनाव चिन्ह के संदर्भ में। करीब 1990 के आसपास, ये 90 और 95 के बीच की बात बता रहा हूँ, 2 पार्टियां बहुत हम सब जानते हैं। एक का नाम है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, ठीक है जी। और उसी वक्त टंडन साहब को भी पता होगा और आपको भी पता होगा, असम गण परिषद बहुत बड़ी पार्टी थी और जिन्होंने 1983 में असम का चुनाव जीता और वहां की सरकार में है, और 1996 में दिल्ली में उनके नुमाइंदे थे हमारे गठबंधन सरकार में। तो चुनाव आयोग के सामने ये समस्या है कि अगर एजीपी कहीं और चुनाव लड़ती है तो उनको हाथी का सिंबल कैसे मिलेगा, क्योंकि भारतीय बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राज्य पार्टी थी और एजीपी राज्य पार्टी थी असम में। तो ये फैसला हुआ इन राज्यों के अलावा कहीं और होगा तो आपस में पार्टी का है कि आप अगर बहुजन समाज पार्टी असम में चुनाव लड़ेगी तो हाथी का सिंबल नहीं क्लेम कर पाएगी। ठीक उसी तरह एजीपी अगर उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ेगी तो वो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी नहीं ले पाएगी, क्योंकि सिंबल कॉमन थे। बिल्कुल। तो ये क्या जैसे तेलुगु देशम पार्टी और समाजवादी पार्टी ठीक उसी वक्त ये निर्णय भी हुआ था। उस वक्त 2 हुए थे, 2 पार्टियों के, 4 पार्टियों के 2 सिंबल को लेके यही निर्णय हुआ था। जिसे आपने कहा समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम। और मजे की बात है, समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम 1996 में सरकार में साथी थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और ये जब खासतौर पर राष्ट्रीय पहचान राजनीतिक दल की आती है तो ऐसे में ये सिंबल वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर हम आएंगे जरूर चर्चा में। मिस्टर टंडन, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा जो बार बार निर्वाचन आयोग भी कोट करते हैं अपना, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए जो मानक हैं उनका बार बार हवाला दिया जाता है। जैसे कि अगर हम अभी जो सूची जारी हुई है इसके एक अध्यादेश को देखें जो 2-3 साल पहले आया था, कि जब सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी को लेकर अध्यादेश शो कॉज नोटिस जारी किया गया था निर्वाचन आयोग की ओर से कि आपकी जो राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा है वो वापस क्यों ना लिया जाए। तो इस तरह से इसका हवाला दिया गया था। तो इसमें हम अगर समझें इस पूरे मामले को, तो जैसा कि अभी हमने जिक्र किया बहुत सारे क्राइटेरियाज को, थोड़ा विस्तार में और बताएं कि क्या क्या और इसमें पैमाने हैं जिससे कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल की राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में पहचान होती है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि जो क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ते हैं जब अपने अपने राज्यों में, तो पहले अगर उनको एक मत प्रतिशत मिलता है तो उनको मान्यता मिल जाती है राज्य के दल के तौर पर। जैसे अभी हम उदाहरण लें आम आदमी पार्टी का, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी तो उनको क्षेत्रीय दल के तौर पर दिल्ली में मान्यता मिल गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी पंजाब में, तो उनको वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उनको मान्यता मिल गई। फिर वो चुनाव लड़े गोवा में, वहाँ पर भी उनको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। फिर वो लड़े गुजरात में। तो इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी लेकिन क्षेत्रीय दल के तौर पर, और वहां पर उनको मान्यता मिल गई क्षेत्रीय दल के तौर पर। तो 4 राज्यों में अगर किसी भी पार्टी को मान्यता मिलती है क्षेत्रीय दल के तौर पर तो उसको फिर राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता देता है चुनाव आयोग, जो आज आम आदमी पार्टी को मिला है। अब इसमें यह भी समझना जरूरी है कि इसका फायदा क्या है। अब आज के बाद से आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है अब वो उनको पूरे देश में मिलेगा। अगर कल को आम आदमी पार्टी तेलंगाना में भी चुनाव लड़ेगी तो उनको वहां पर एक इंडिपेंडेंट के तौर पर नहीं लड़ा, पूरे एक राष्ट्रीय दल के तौर पे लड़ेंगे। उनको उनका सिंबल पूरे देश में मिलेगा। उसके बाद उनको जो लाभ होगा कि उनको दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय बनाने की सहूलियत मिलेगी। उनको जो नेशनल ब्रॉडकास्ट होता है, इलेक्शन ब्रॉडकास्ट रेडियो दूरदर्शन पर, उसमें समय मिलेगा और फिर वो अपने स्टार प्रचारकों की सूची दे सकेंगे। तो इस मान्यता के ये सब लाभ हैं। लेकिन यही लाभ जो एनसीपी को और तृणमूल कांग्रेस को थे वो उनके चले गए। अब आज के बाद से तृणमूल कांग्रेस जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे पश्चिम बंगाल में या और त्रिपुरा में है, वहां पर ये क्षेत्रीय दल के तौर पर अपना सिंबल रखेंगे। लेकिन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अगर दिल्ली में चुनाव लड़ती है, तेलंगाना में लड़ती है, तो वहां पर उनका जो सिंबल है उनको नहीं मिलेगा।
वहां पर उनके लोगों को इंडिपेंडेंट के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक एनसीपी को लगा है, क्योंकि एनसीपी जब से बनी थी 2004 के बाद, तो वो लगभग हर प्रदेश में चुनाव लड़ते थे और उस चुनाव के चलते वो अपनी वोट परसेंटेज बटोर कर 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त करके वो राष्ट्रीय दल बन गए। अब आज जितने चुनाव हुए हैं उसमें एनसीपी 4 राज्यों में भी क्षेत्रीय दल के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं रही, जिसके चलते उनकी अखिल भारतीय मान्यता समाप्त हो गई। अब जहां मान लीजिए वो 3 राज्यों में बच गए, जैसे महाराष्ट्र में वो हैं, तो महाराष्ट्र में उनका सिंबल चलेगा या जहां और मान्यता प्राप्त है, लेकिन पूरे देश में नहीं चलेगा जी। तो ये एक लाभ और जो हानि हुई है इन पार्टियों की, जैसे मैंने शुरू में कहा, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अखिल भारतीय मान्यता चली गई, एक ऑल इंडिया पार्टी। अब उनके पास क्षेत्रीय मान्यता है, लेकिन वो 4 राज्यों में से नहीं है, उससे भी कम राज्य। बिल्कुल, यही टिप्पणी मैं एक बार प्रसाद जी की भी यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगर हम प्रपोर्शन देखें सीटों का तृणमूल कांग्रेस का, तो लोकसभा में उनकी 24 सीटें हैं, लेकिन यही हमने देखा कि जो क्षेत्रीय स्तर पर उनका प्रदर्शन है उसको निर्वाचन आयोग ने कंसिडर करते हुए उनकी मान्यता को यहाँ पर समाप्त किया। जैसे एक क्लॉज में यहाँ जरूर कोट करना चाहूंगा, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है, जिसका मिस्टर टंडन ने जिक्र किया, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, जो कि आम आदमी पार्टी पर यहां बात सटीक बैठती है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को, प्रसाद जी, क्षेत्रीय स्तर के बेहतर प्रदर्शन का ये नतीजा मिला कि वो राष्ट्रीय दल बना, और तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी अहमियत बनाई हुई है संसद में, लेकिन उधर देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है? देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो जो तरीका है, जो भी एक पारदर्शी तरीका है चुनाव आयोग का, जिसको हर चुनाव में जो भी सक्रिय हैं, जो भी पार्टियां सक्रिय हैं, जो चुनाव आयोग के पास जाके अपने आप को पंजीकरण कराते हैं, उनको पता है कि ये मापदंड लगेंगे हमारे पे जब हम चुनाव के मैदान में आएंगे, और उसके बाद हमें कितने वोट फीसदी लेने हैं, ये सबको स्पष्ट है। दूसरा, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, चुनाव आयोग जब भी ये पंजीकरण हो जाती है, पंजीकृत पार्टियां, चाहे वो राष्ट्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, या अमान्य होते जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें कहते हैं, पहली बारी फर्स्ट कीजिए 4 लोग इकट्ठे होकर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया और वो चुनाव में उतारना चाहते हैं अपने कैंडिडेट, तो वो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के तहत उतर सकते हैं। उसके अलग मापदंड होते हैं, और उनको अगर वोट फीसदी मिलती है, उनकी सीटें निकलती हैं मापदंड में, तो उनको फिर उस राज्य में दर्जा मिल जाता है। जैसे कि शायद जब आम आदमी पार्टी लड़ी थी उस वक्त जो भी उसका क्राइटेरिया होगा, इस तरह से चलता है। एक तो ये सिस्टम पारदर्शी है। नहीं, मैं इसमें एक बात साथ जोड़ना चाहूंगा जी। अभी आने वाले कर्नाटका के चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें, तो तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी अब ये कर्नाटका का चुनाव अपने सिंबल पर नहीं लड़ सकते। तो जो सिंबल है, अभी अगर ये कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगे तो इनके उम्मीदवार निर्दलीय कहलाएंगे जी, और उनको वहां पर कोई निर्दलीय सिंबल मिलेगा। उसके बदले में देखें तो आम आदमी पार्टी को अगर वो कर्नाटका में चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी, उनका सिंबल उनको मिलेगा। अब जैसे हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि हम कर्नाटक की पूरी 224 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें उनका वोट परसेंटेज हर राज्य से आएगा, तो उनका राष्ट्रीय स्तर की मान्यता बरकरार जी, बिल्कुल। तो ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि आने वाले चुनाव में तुरंत जो इसका परिणाम होने वाला है। इसमें एक बात और जोड़नी बड़ी आवश्यक है कि अभी हाल ही में हमने जो राष्ट्रीय लोकदल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसकी क्षेत्रीय मान्यता भी चली गई जी। अगला जो चर्चा का हमारा मैं कहूंगा कि चर्चा का जो हमारा संदर्भ है वो यही है, जैसे कि राज्य स्तर की या क्षेत्रीय स्तर की जो राजनीतिक दल है उसमें भी हमें सूची में फेरबदल देखने को मिलता है। जैसे राष्ट्रीय लोकदल की राज्य पार्टी का दर्जा अब वापस हो गया है। इसी तरह से पुडुचेरी में हम बात करें तो पट्टाली मक्कल काची, पश्चिम बंगाल में इसी तरह से रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, मणिपुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस और मिजोरम में मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की राज्य पार्टी की मान्यता अब वापस ले ली गई है। और वहीं आयोग ने त्रिपुरा में
राज्य पार्टी के रूप में टिपरामोथा पार्टी को मान्यता प्रदान की है। मेघालय में इसी तरह से वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। तो क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो एक पूरा हमारे पास परिदृश्य उभरा है, उस पर आप दोनों की मैं टिप्पणी जरूर चाहूंगा यहाँ पर। पहले मिस्टर टंडन आपकी। मैं एक चीज थोड़ी इसमें जरूर ऐड कर दूंगा कि राष्ट्रीय दल जो अब बच गए हैं उनमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी अभी भी राष्ट्रीय दल है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि वो 4 से ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त अभी उसकी बरकरार है। और तो रोचक बात यह है कि सीट नहीं है लेकिन वोट प्रतिशत अच्छा है। हाँ, तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, CPIM, बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी अभी भी राष्ट्रीय दल बरकरार है और इसमें नया नाम आम आदमी पार्टी का जुड़ गया। जी जी, जैसे टंडन साहब ने कहा ये बहुत अहम है, और जो आपने जिक्र किया जब स्थानीय पार्टियां हैं जैसे तिपरामोथा बनी तो बहुत हाल फिलहाल 2 साल पहले ही उनकी पार्टी का संरचना हुई थी। उसका अपना एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के तहत वहां पे जिला परिषद लड़ी और उसके बाद उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर कोई नई पार्टी आती है वो अपना वर्चस्व दिखाती है, लोगों के बीच में उसकी कितनी पैंठ है, वो चुनाव में जब दर्शाता है, चाहे सीट्स में तब्दील होते हैं या वोट शेयर में तब्दील होते हैं, जिसका आंकलन और जिसकी मापदंड जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, तो उस पैमाने में आते हो तो आपका एक तरह से अधिकार क्षेत्र में आ जाता है कि आप चुनाव आयोग के सामने अपनी अर्जी रख सकते हैं कि देखिए मेरे को ये क्राइटेरिया मैंने पूरा किया है, हम क्वालिफाई करते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा चुनाव आयोग खुद से ही ये प्रक्रिया निरंतर करती रहती है और हाल फिलहाल में मुझे याद है सन 2000 के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को भी एक नोटिस गया था, शो कॉज नोटिस, कि उनको ये नेशनल पार्टी का क्यों विड्रॉ ना हो। तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने जवाब दिया कि हमारे जो है 33 मेंबर हैं लोकसभा में जो कि 5 राज्यों से आते हैं और केरल, बंगाल, त्रिपुरा में हमारी सरकारें हैं और हमारे 12 राज्यों में हमारे विधायक हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा और उस वक्त भी उन्होंने एक बात कही कि जो ये 1968 का ऑर्डर है जिसके ऊपर अमेंडमेंट भी हुआ हो, इसमें ही अब इसको प्रेजेंट रियलिटीज को देखते हुए इसको मॉडिफिकेशन करना चाहिए, मतलब आज की यथार्थ को देख के। तो ये उनका एक राय हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो एक इश्यू आता है हमेशा इस वक्त, इसमें बहुत सीमित है जहाँ तक है, इसमें जो फायदा नुकसान होता है वो यही है कि जैसे चंदन साहब ने स्पष्ट किया, जो सुविधाएं मिलती हैं नेशनल पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को, जिसमें कि आमंत्रित किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन में उनको सरकार की तरफ से टाइम अलॉट होता है, वो अपनी बात रख सके, जनता तक पहुंचा सके चुनाव से पहले, तमाम सारी जो फैसिलिटीज मिलती हैं और उसमें चुनाव आयोग की तरफ से जो इलेक्शन का जो खर्चा है उसके पैमाने अलग रखे जाते हैं क्योंकि उसके सीलिंग हायर होता है। और साथ ही साथ कई पार्टी जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है उनको ये वो होता है कि पार्टी का जो खर्चा है उसके जो स्टार प्रचारक है उसका खर्चा पार्टी वहन करेगी, ना कि कैंडिडेट, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग बहुत ध्यान रखता है कि पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी के जो नुमाइंदे हैं और उसमें जब कैंपेनिंग के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो उसका खर्चा किस पे रखा जाए। तो इस तरह की कई सारी पेच हैं इसमें और कई सारी जो फैसिलिटीज मिलती है। पहले जमाने में पेट्रोल, जब राशन का जमाना था तो ज्यादा पेट्रोल के कूपन्स मिलते थे आपको कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि उस वक्त एक जमाना था कि आप 10-10, 15-15 जीप लेके कारवान पे निकलते थे या अलग अलग प्रांतों में जाके कैंपेनिंग करते थे। तो अब तो चीजें बदल गई हैं, तो ये इसमें कुछ सहूलतें हैं। बिल्कुल, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि इस सारे जो फैसले करता है चुनाव है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब कोई जाकर कल कहे कि साहब आम आदमी पार्टी को मान्यता क्यों मिली और तृणमूल की क्यों ले ली, केंद्र तो पक्षपात करता है, ये कहीं पर इसका कोई स्कोप नहीं है। ये सब चीजें जो है ये नियम के तहत हैं। बिल्कुल, और ये नियमावली जो है ये सभी राजनीतिक दलों को मालूम होती है। बिल्कुल, और इसीलिए जो राजनीतिक दल अपने क्षेत्रीय दल अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो पहले अपने कई बार नाम भी बदल देते हैं, वो अपने आप को आगे अखिल भारतीय लगा देते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया अन्ना DMK। अभी हाल ही में जैसे मैंने कहा कि TRS ने अपना नाम ऑल इंडिया TRS कर दिया, क्योंकि जो KCR हैं वो चाहते हैं कि वो एक देशव्यापी नेता बने, तो वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी अब और राज्यों में भी चुनाव लड़े। जब उनको 4 राज्यों में क्षेत्रीय मान्यता मिल जाएगी तो वो भी ऑल इंडिया पार्टी बनना चाहते हैं। तो ये जो एक उद्देश्य रहता है, एम्बिशन रहता है क्षेत्रीय दलों का कि अपना प्रसार बढ़ाकर एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बने,
तो ये कोई नई बात नहीं है और ये सिलसिला हमने देखा है। बीएसपी ने भी अपने आप को ऑल इंडिया पार्टी डिक्लेयर किया और उसी कड़ी में वो 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त करने के बाद अखिल भारतीय पार्टी बन गई। तो ये प्रक्रिया है और जिसको राजनीतिक दल चाहे क्षेत्रीय हो या अखिल भारतीय बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो अपनी भी गणना करते रहते हैं, केवल चुनाव आयोग नहीं करता। इसलिए यहाँ कोई शिकायत का स्कोप नहीं है, क्यों कर दिया हमको, हम तो कोर्ट जाएंगे, इसकी मुझे लगता है गुंजाइश नहीं के बराबर। जी जी बिल्कुल। कमल जी, मैं इस पे एक बात और संक्षिप्त में जोड़ना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है और यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा एक पारदर्शी प्रक्रिया है। बिल्कुल। चुनाव आयोग के पास जब आप जाते हैं पंजीकरण को, उस वक्त से ही आपको एहसास हो जाता है और शायद यही वजह है, शायद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारे यहाँ प्रणाली है उसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां जाके अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती है, इसलिए कि वो जीतेंगे नहीं, लेकिन उनका वोट शेयर बढ़े। चर्चा का मकसद भी आज यही है कि एक जागरूकता हमारे श्रोताओं तक बने कि वास्तव में प्रक्रिया क्या है और किस तरह से ये पूरा एक ढांचा है। तो लगे हाथ, क्योंकि चर्चा में आप दोनों के मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं, अंतिम वक्तव्य लेने हैं, तो उससे पहले जो क्षेत्रीय दलों का, एक राज्य स्तर के दलों का जो पूरा क्राइटेरिया है उस पर मैं बात जरूर करना चाहूंगा। जैसे इसमें ये शर्त है, जो दल अपने राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 सीटें या कुल सीटों में 3% सीट जीत ले और 6% वोट पाले तो उन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ऐसे दल को राज्य के अंदर चुनाव चिन्ह मिल जाता है। इसके अलावा सामान्य राजनीतिक दल भी होते हैं जो चुनाव लड़ने भर के योग्य होते हैं। देश में इनकी संख्या लगभग 3000 के करीब है, ऐसा आंकड़ा अभी मेरे पास है। किसी दल के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल होना ये बड़ा अहम होता है। इसी तरह से क्षेत्रीय दल होना भी बड़ा अहम होता है, क्योंकि भारत की राजनीति बहुदलीय व्यवस्था से जुड़ी है। तो अंत में आपके रिमार्क्स में इसी पर लेना चाहूंगा अशोक जी, सबसे पहले संक्षेप में आपसे कि जो भारत की बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है ये हमारे लोकतंत्र की कितनी बड़ी खूबसूरती है। अब भारत संसदीय लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी चुनाव प्रक्रिया को जितने भी हम देखते हैं विकासशील देश हैं वो हमारी तरफ देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर। इसलिए हमारे चुनाव आयोग की बहुत मांग रहती है दुनिया में, विशेष तौर से विकासशील देशों में, कि आप आकर हमारे यहाँ भी चुनाव प्रक्रिया हमारे यहाँ करिए। आज हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बहुत आगे बढ़ गई है और लोग मानते हैं भारत की जनता जागरूक है और यहाँ लोकतंत्र इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि अब इसको कोई भी किसी भी तरह से खतरा नहीं है। इसलिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जी प्रसाद जी, आपसे भी हम बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की इस विशेषता पर टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल 6 हैं, मान्यता प्राप्त लगभग राज्य स्तर के दल 56 हैं और इसी तरह से हमारे पास लगभग 3000 के आसपास ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ये बहुदलीय व्यवस्था कैसे एक समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देती है भारत में राजनीति में आने का? कमल जी, इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगा, निर्दलीय। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत के संविधान में ये प्रक्रिया है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसके उम्र है, जो वयस्क है 25 साल के ऊपर, वो मेरे ख्याल से राज्यसभा में, और 21 साल के ऊपर जो भी है, जो वो अपना आवेदन कर सकते हैं और वो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे प्रांतीय चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव हो। वो अलग बात है, वो साधन कैसे जुटाएंगे वो सब अलग है। तो ये भी एक खूबसूरती है। इसमें सबसे बड़ी बात है, चाहे बहुदल हो या एक निर्दलीय हो, हमको हर एक नागरिक को अधिकार देता है वो अपनी बात रखे और अपनी बात को मनवा के लोगों की नुमाइंदगी करने का जो वादा करता है, अगर लोग उनको वोट करें तो उनको नुमाइंदगी मिल जाती है। वो जाके संसद में या वहाँ के प्रांतीय स्टेट लेजिस्लेचर में लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। तो ये खूबसूरती है। नए नए प्रयोग लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से होते रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसे प्रयोगों से ही लोकतंत्र, निर्वाचन आयोग क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था, संवैधानिक संस्था, जिसकी प्रयासों से, प्रयोगों से भारतीय लोकतंत्र और सशक्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों, राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और राजनीतिक विश्लेषक के वी प्रसाद कार्यक्रम में शामिल हुए, चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण हमारे साथ अपने विचार हमारे साथ साझा किए, हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजनीतिक दलों की मान्यता और पंजीकरण के संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के मापदंड पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और केवी प्रसाद तथा आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।